दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हम आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी हाईवे में मेरा डरावना अनुभव। अतिन आज सुबह से ही पिकनिक पर जाने की जिद करता है। कौसानी अतिन को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अतिन किसी बात के लिए राजी नहीं हुआ। ऋषि अगले कमरे में सोफे पर बैठी वह सुबह के पेपर पढ़ रहा था। जब अतिन को एहसास हुआ कि माँ के साथ उसकी जिद पूरी नहीं होगी, तो अतिन उसके पक्ष में आ गया। उसके पिता जो घर में थे ऋषि के पास दौड़े और उसे गले से लगा लिया। ऋषि ने अतिन से पूछा, क्या बात है अतिन? कौसानी ने कहा, आज पिकनिक लेनी है। ऋषि ने कहा, नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज मेरे कार्यालय में मेरी एक महत्वपूर्ण बैठक है। आज नहीं या तो किसी और दिन जाएंगे। अतिन ने कहा, नहीं, मुझे आज पिकनिक लेनी है। ऋषि ने कहा, नहीं अतिन, समझने की कोशिश करें। तभी बगल के कमरे से कौसानी निकली और ऋषि से बोली, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी बात के लिए राजी नहीं हुआ। मुझे आज उसे पिकनिक पर ले जाना है। आपका बेटा आपका है, जिद्दी जैसा। अब तुम अपने बेटे का ख्याल रखना। कौसानी यह कहकर चली गई। ऋषि अतिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः ऋषि अतिन की जिद के आगे हार जाता है। मानना पड़ा। फिर की ऋषि को मजबूरन उस दिन की ऑफिस मीटिंग रद्द करनी पड़ी और तीनों ने पास में पिकनिक स्पॉट बुक किया। फिर तीनों ने सारा सामान पैक किया और पिकनिक के लिए निकल पड़े। ऐसे पूरा दिन बीत जाता है और सूर्य पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो वे तीनों पूरी तरह से समझ नहीं पाए कैसे दिन बीत गया। ऋषि ने घड़ी देखी तो शाम के 6 बज रहे थे। ऋषि ने कौसानी और अतिन से कहा, अब हमें जाना होगा। कौसानी ने ऋषि की बात मान ली और सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रख दिया। फिर तीनों कार में बैठ गए बिना और समय बर्बाद किए। ऋषि ने कार स्टार्ट की और घर के लिए चल बसी। कुछ दूर जाकर रथिन को गाड़ी रोकनी पड़ी। आगे हाईवे पर काफी ट्रैफिक है। आगे हाईवे पर खड़ी कारों की कतार देखी। ऋषि ने हर किसी की तरह है, उसने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। एक आदमी के बुला के पूछा, अच्छा सर, क्या आप बता सकते हैं कि आगे हाईवे पर इतना क्यों ट्रैफिक जाम? आदमी ने एक बार उन तीनों को देखा और फिर कहा, आगे का रास्ता चौराहे पर कार का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वे किसी वाहन को जेन नहीं देंगे, इसलिए इतना ट्रैफिक जाम। उस आदमी की बातें सुनकर ऋषि और कौसानी ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर ऋषि उस आदमी को कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और आगे सड़क पर भीड़ में गायब हो गया। कार में बैठे बैठे करीब 2 घंटे बीत गए। ट्रैफिक जाम पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ। ऋषि सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना फोन उठाया और घर जाने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए फोन का मैप एप्लीकेशन खोला। नक्शे को ध्यान से देखने पर बीच को एक हाईवे दिखाई दिया। हाईवे को बेहतर देखने के लिए जूम इन करने का प्रयास किया, लेकिन मानचित्र पर उस हाईवे पर कोई जानकारी नहीं है। ढूंढ नहीं पाया हाईवे को
ऐसा लगता है जैसे अभी अभी हाईवे बनाया गया हो। यही कारण है उसके बारे में कोई जानकारी मानचित्र पर अपलोड नहीं की गई है। वैसे भी हाईवे को मानचित्र पर दिखाया गया दिशा से चलना पड़ेगा। ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर कार को रिवर्स गियर में डालकर काफी पीछे ले जाएं। फिर गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ी और सीधी जाने लगी। कौसानी ने ऋषि से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? इसके जवाब में ऋषि ने कहा, हमें मैप पर घर जाने के लिए दूसरा हाईवे मिला। यहाँ से केवल आधे घंटे की ड्राइव है। जब वे हाईवे पर पहुँचे तो रात के 8:30 बज रहे थे। हाईवे पहुंचने का पहले एक लकड़ी के बोर्ड पर हिंदी बड़ी अक्षरों में लाल लाल काली से लिखी हुई है, चेतावनी। कौसानी और ऋषि ने ध्यान से चेतावनी पढ़ी। इसमें लिखा है, यह हाईवे रात के समय लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चेतावनी पढ़कर कौसानी डरने लगी। कौसानी ने सोचा कि मानो जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। कौसानी पूछे ऋषि को, इस हाईवे से जना खतरा है, गाड़ी को रोकें। लेकिन ऋषि ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और गाड़ी जाने दी। वे शहर से काफी दूर आ गए हैं। हाईवे के आसपास देखा कितना शांत और शांत। हाईवे के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ के हर पत्ते पर एक जोनाकी की रोशनी टिमटिमा रही है। इस शांत और शांत वातावरण में केवल उनकी कार ही प्रवेश करती हुई आगे चल रही है। काफी दूर जाने के बाद तीनों को 3 बार झटका देते हुए कार अचानक रुक गया। ऋषि ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब कार स्टार्ट नहीं हुई, खुद यह देखने के लिए निकले कि कार किस लिए रुकी। ऋषि ने देखा कि कार के पिछले 2 पहिए पंक्चर हो गए हैं। ऋषि ने कार मैकेनिक को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। फोन पर कोई नेटवर्क नहीं था। ऋषि ने कौसानी से पूछा, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? कौसानी फोन ऑन करती है और कहती है, नहीं, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। ऋषि ने आसपास देखा। काफी देर तक किसी का नजर नहीं आई। नजर जिधर जाती है, चारों तरफ अंधेरा। आखिरकार जाकर गरी में बथेना पेरा। दूसरे गरी का प्रवेश करने का इलावा या कुछ उपाय नहीं समझ में आया ऋषि को। कौसानी ने गुस्से में ऋषि से कहा, मैं तुम्हें इस हाईवे पर गाड़ी चलाने से रोका था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ऋषि ने कहा, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करने में करीब 1 घंटा लग गया। जब इस हाईवे और से दूसरे कोई गाड़ी नहीं आई तो ऋषि खुद गाड़ी से उतरे। कौसानी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ऋषि ने कहा, देखते हैं, आसपास कोई दिखे तो हमारी मदद करे, मैं अनुरोध करूंगा। कौसानी ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और कहा, कृपया अकेले मत जाओ, हम तीनों आज रात ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, कल सुबह देखा जाएगा। ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर सामने की सड़क पर चलते हुए अंधेरा में ऋषि गायब हो गया। दो घंटे बीत जाने के बाद भी ऋषि नहीं लौटी। कौसानी की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कौसानी को बार बार याद आने लगी, कोई
अलग अलग जगहों पर लीक हो गई और वो ओह लीकेज से खून की बूंद बूंद कौसानी के कंधे पर गिर रही है। ये सब देखने के बाद कौसानी और एक पल कार में नहीं रह सका। कौसानी और अतिन कार से बाहर निकलते हैं और आगे सड़क पर दौड़ते शुरू किया। दौड़ते दौड़ते कौसानी और अतिन काफी दूर आ गया। अतिन और कौसानी दोनों वह हांफते हुए सड़क पर बैठ गया। तभी थोड़ी दूर से कौसानी पुलिस की गाड़ी सायरन की आवाज सुनी। कौसानी और अतिन किसी तरह पुलिस की गाड़ी के आगे भागे। वह हाथ उठाकर इशारा करने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर कौसानी और अतिन को दूर से देखा और कांस्टेबल को कार रोकने के लिए आदेश दिया। पुलिस की गाड़ी कौसानी और अतिन से कुछ फुट की दूरी पर जाकर रुकी। कार से पुलिस इंस्पेक्टर कौसानी और अतिन की ओर उतरे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कौसानी को अपना परिचय दिया और कहा, मैं स्थानीय पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर श्री सुबीर बरुई। और आप रात में इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर को देखकर कौसानी को कुछ उम्मीद जगी। फिर कौसानी उसके साथ थोड़ी पहले हुई सारी घटना बतानी शुरू की। कौसानी ने देखा उनके मुख से घटाना का विवरण सुनकर श्री सुबीर बरुई चेहरा पीला पड़ गया। श्री सुबीर बरुई गंभीर स्वर में कहा, आपको इस हाईवे पर आना नहीं चाहिए था, जबकि ऐसी रात में तो बिल्कुल नहीं। यह हाईवे रात के समय बहुत सुरक्षित नहीं होता है। कौसानी ने श्री सुबीर बरुई पूछा, क्या मतलब है आपका? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। यह हाईवे की सुरक्षा क्यों नहीं की जाती? सुबीर बरुई ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इस हाईवे पर रहस्यमय तरीके से कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। कई कार दुर्घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले हमारा पुलिस विभाग सोचा था कोई सीरियल किलर का काम था, जिसका मुख्य मकसद यह हाईवे था वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को मारना और उन्हें मारकर उनका सारा सामान ले जाना। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हाईवे पर हर लाइट पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। लेकिन अजीब बात तब थी जब इस हाईवे पर नरसंहार हो रहा था, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग फ्रीज हो जाता था। रिकॉर्डिंग देखकर कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसी घटना को देखकर हम सभी स्तब्ध रह गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक भयानक राक्षस का हाथ है। हालांकि हमारे पुलिस विभाग ने इस बकवास पर कभी विश्वास नहीं किया और बस यही हुआ हमारी सबसे बड़ी गलती। वैसे भी एक दिन हम 6 सिपाही पूरी रात यहीं रुके रहे। मैंने राजमार्ग पर पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक कैसे सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे हम उन 6 हवलदारों के साथ संचार कम होने लगा। हमने उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगली सुबह हम उन्हें देखने के लिए एक बड़े पुलिस बल के साथ गए। बहुत तलाश करने पर दोनों के क्षतविक्षत शव इसी हाईवे के बगल के जंगल में मिले। बाद में वह पिछली रात की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग क्लिप पे मेरी नजर एक क्लिप पर पड़ी। मैंने देखा एक विशालकर का राक्षस 6 आरक्षकों को। फिर मैं कुछ देर सदमे में बैठा रहा। इस क्लिप को सभी ने देखा। इस क्लिप को देखकर हर कोई हैरान है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल है, यह कैसे संभव है? इस घटना के बाद से यह हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हमने इस राजमार्ग में प्रवेश करने से पहले चेतावनी दी थी। क्या आपने गौर नहीं किया? कौसानी ने कहा, हाँ मैंने देखा। सुबीर बरुई ने कहा, उसके बावजूद आप?
कौसानी ने कहा, मैंने अपने पति को इस हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मेरी बात सुने बिना इस हाईवे पर गाड़ी चला दी। सुबीर बरुई कौसानी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उसे नहीं देख रहे हैं? कौसानी ने कहा, असल में जब हम इस हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे, अचानक हमारे गाड़ी खराब हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब हाईवे पर दूसरी कार दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उन्हें अपने आसपास के लोगों से मदद लेने के लिए बाहर चल पड़े। सुबीर बरुई कहा, ओह माय गॉड, तुमने अपने पति को इतनी रात को अकेले बाहर जाने क्यों दिया? यह हाईवे रात के समय सुरक्षित नहीं होता है। कौसानी ने डरते हुए कहा, मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की, नहीं सुना। सुबीर बरुई अतिन की ओर उंगली उठाकर पूछा, मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। कौसानी ने कहा, ओ मेरे बेटे अतिन। सुबीर बरुई कहा, ओ। सुबीर बरुई इधर उधर देखा और फिर पूछा, आपकी कार कहाँ है? कौसानी ने आगे खाली सड़क की ओर इशारा किया। सुबीर बरुई कहा, ठीक है, आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलिए। कौसानी बिना देर किए पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। पाँच मिनट के भीतर ही पुलिस की गाड़ी उनकी कार से कुछ फीट की दूरी पर आकर रुक गई। कौसानी कार से निकलने ही वाला था कि सुबीर बरुई कौसानी को बाहर निकलने से रोक दिया। सुबीर बरुई कहा, तुम गाड़ी में रहो, हम देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आपको कॉल करे लेंगे। सुबीर बरुई मुताबिक कौसानी और अतिन पुलिस की गाड़ी में बैठे रहे। सुबीर बरुई ने सिपाही को लेके उतरे। सुबीर बरुई ने देखा स्ट्रीट लाइट कभी कभी चालू और बंद हो रहा है। सुबीर बरुई धीरे से पैंट की जेब में रखी टॉर्च की बत्ती जलाई। वह धीरे धीरे कार की ओर बढ़ा और कांस्टेबल से इलाके की अच्छी तरह से तलाशी लेने को कहा। सिपाही ने जेब में रखी टॉर्च जलाई और इधर उधर खोजने लगा। तलाशी लेने वक्त सिपाही को पास ही जमीन पर खून टपकता मिला। सिपाही खून की बूंदों को देखते हुए वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद सिपाही को लगा कि उसके पैर में कुछ लगा है। पैरों में टार्च मरने के बाद सिपाही ने चौंक गया। सिपाही ने देखा कि उसके पैर में एक व्यक्ति का कटा हाथ गिरा हुआ है। तभी सिपाही ने सुबीर बरुई फोन किया। सुबीर बरुई सिपाही के पास तेजी से भाग के आया। सुबीर बरुई ने सिपाही से पूछा, क्या हुआ? तभी कांस्टेबल सुबीर बरुई ने उस व्यक्ति का कटा हुआ हाथ दिखा। सुबीर बरुई आश्चर्य भरे स्वर में कहा, माई गॉड। फिर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आसपास और भी उपलब्ध होगा। सुबीर बरुई और सिपाही जिज्ञासु दृष्टि से आगे बढ़े। थोड़ा जाने के बाद सुबीर बरुई ने एक क्षतविक्षत शव देखा। जैसे ही सुबीर बरुई के पास पहुंचे कोलजे कांप उठा। लाश भयानक स्थिति में है। कोई लाश के जिस्म से सिर ऊपर खींच लिया, पैरों को शरीर से अलग कर दिया। सुबीर बरुई ने देखा सूखे पत्तों पर खून। सुबीर बरुई लाश भयानक स्थिति देखकर वह समझ गया कि यह उस भयानक राक्षस का काम है। शव देखने के बाद हवलदार वहां उसने जोर से उल्टी की। सुबीर बरुई ने कांस्टेबल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? कांस्टेबल ने कहा, मैं ठीक हूं सर। सुबीर बरुई कहा, अच्छा,
मिसेज कौसानी को बुला के लेके आओ। शव की शिनाख्त होनी चाहिए। मुझे जो लगता है वह श्रीमती कौसानी के पति का शरीर है। वैसे भी तुम उसे एक बार बुला के आओ। कौसानी और अतिन पुलिस की गाड़ी में बैठे थे। सिपाही ने आकर कौसानी से कहा, साहब आपको बुला रहे हैं, आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। कौसानी ने कहा, हम सुबीर बरुई फोन देख रहे थे। सिपाही ने आकर साहब को बुलाया। सुबीर बरुई तुरंत आगे देखा। सुबीर बरुई ने कहा, चलिए मिसेस कौसानी में आपका इंतजार कर रहे थे। कौसानी ने कहा, बताएं क्या बात है। सुबीर बरुई कांस्टेबल को कहा, अतिन को यहाँ से ले जाने के लिए, फिर कहा हमें एक शव मिला है। मुझे शक है कि यह तुम्हारे पति का शव है। आपको एक बार शरीर पहचान जानी चाहिए। शरीर की भयानक स्थिति देखकर कौसानी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे आंखें खोले कौसानी शरीर का निरीक्षण करने लगी। लाश के गले में सोने का पतला लॉकेट कौसानी का था, जाना पहचाना लग रहा था। कौसानी मन ही मन बुदबुदाई, मैंने यह लॉकेट कहीं देखा है। कुछ देर सोचने के बाद कौसानी को याद आया। फिर कौसानी ने कांपती आवाज में कहा, यह है ऋषि का लॉकेट, यानी है। कौसानी जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। कौसानी चिल्लाते हुई रो पड़ी। सुबीर बरुई समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनका शक सही है, यह ऋषि का शरीर है।